जाएंगे कवक, और पत्ती में कहाँ पर जाएंगे, उनके लोअर सरफेस पर, मतलब पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा, रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पर जाएंगे। ठीक, वहां से अंदर एंटर करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, जब रंध्रों की सहायता से या रंध्रों के द्वारा एंटर करते हैं या घाव के द्वारा अंदर प्रविष्ट करते हैं, तो रोगजनक जो सजीव है वो क्या करता है, बहुत सारे अपने चारों तरफ कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ पत्तियां। क्यों, क्योंकि जो पत्ती है ना भाई, वो भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम दिखाएगी ना। जैसे हमारी बॉडी पर कोई भी, हमारे स्किन पर अगर त्वचा पर कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा और आकर के अटैक करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में उसको रेसिस्ट करेगी, उसका प्रतिरोध करेगी। ऐसे ही पौधों में भी होता है। कुछ पौधों में स्पेशल तरीके की गंध होती है, विशेष गंध होगी या ऐसा श्रावण होगा जिसकी वजह से वो पैथोजन उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो उस पौधे पर उतरने के बाद या पहुंचने के बाद जो पैथोजन है वो क्या करता है, अपनी चारों तरफ एक फिल्म बनाता है, एक केमिकल रिलीज करेगा और उसे बोलते हैं क्विंसेंसिस। ठीक, यानी कि आगे क्या करेगा वो, उसके चारों तरफ कवर बनाएगा अपने चारों तरफ, जिससे कि जिस पत्ती पर उग रहा है वो पत्ती उसको क्या करे, डैमेज ना कर सके। ठीक, बायोफिल्म बनाएगा। क्लियर। उसके बाद अगला आता है कि अंतर्वेदन। अंतर्वेदन का मतलब है कि कवक अपने कवकों के बीजाणु जब पत्ती के ऊपर पहुंच जाते हैं, घाव पर या रंध्रों पर, तो वहां से एक नलिका बनाते हैं, जनन नलिका, अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर के अंदर रंध्रों की सहायता से एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद क्या होगा, अंदर प्रवेश करेंगे तो जो वलकुट है उसमें कोशिकाएं हैं बहुत सारी, वहां पर जाकर के वो दो तरीके हैं, या तो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वहां से जाए, कोरम सेंसिंग किसे कहते हैं, एक वर्ड पूछ लिया जाता है कई बार, हिंदी में लिख देते हैं, ये पता चुकी बस। कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग का मतलब है कि जैसे लीफ है तो लीफ की या पत्ती की जो नीचे वाली सतह होगी ना, यहाँ पे ज्यादा रंध्र होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कवक आ जाएगा, कवक का बीजाणु आ गया। या मान लो पौधे में कहीं पर ऐसे घाव हो रहा था इधर, तो यहाँ पर बीजाणु आ गए। आने के बाद क्या करेंगे, ये कवक अपने चारों तरफ झिल्ली बनाएगा, जिससे इस पौधे के द्वारा स्रावित जो भी पदार्थ है उससे इनका नुकसान ना हो सके। पौधा भी तो अपने लिए प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो अब ये क्या करेगा, इससे सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरम सेंसिंग। यानी कि कवक जो है जिस पौधे के ऊपर पहुंच जाता है, अंतर्वेदन करता है, वहां अपने चारों तरफ एक फिल्म का निर्माण इसलिए करता है जिससे होस्ट या पोषी पौधा जो है उसके द्वारा स्रावित रसायनों से उस कवक का नुकसान ना हो जाए। ठीक, तो इस प्रक्रिया को कोरम सेंसिंग कहते हैं। धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये स्रावित करना बंद कर देता है होस्ट। अब ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, नलिका बनाएगा। अब यहाँ पर क्या है, वलकुट है, यानी कि कोशिकाएं होंगी, जाइलम फ्लोएम, उसके बाहर क्या होगा, पैरेन्काइमा है ना, कॉलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा सब पड़े होंगे, दृढ़ोतक है ना, तो आगे क्या होगा, मृदुतक, दृढ़ोतक वगैरह पड़े होंगे। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये कोशिकाओं को भेदते हुए आगे बढ़े, अपना कवक जाल बनाए, या फिर ये क्या करेगा कि यहाँ कोशिकाओं के बीच में जो जगह है, ये खाली स्थान जो है, इस जगह पर अपना आगे कवक जाल बनाएगा। ठीक, दो तरीके हैं इसके। तो उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज, एक होता है प्रत्यक्ष अंतर्वेदन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है परपोषी कीट, यानी उस पौधे की क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, पत्ती के ऊपर वैक्स की जो परत होती है ना, उसे क्यूटिकल कहते हैं। और उस बाह्य त्वचा को क्या कर देगा, नरम करेगा और जनन नलिका बनाएगा और फिर भेद करके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। और कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, यानी अंतर कोशीय स्थान है, वहां पर जाके जाल बना देगा। एक बात। दूसरा है अप्रत्यक्ष अंतर्वेदन। अप्रत्यक्ष अंतर्वेदन का मतलब है रोगकारी कवक बीजाणु से उत्पन्न जनन नलिका जब सीधे छिद्रों से, रंध्रों से संपर्क में आती है तो उसका एक सिरा फूल जाता है नलिका का, और फूल करके एक पुटिका बन जाती है, और वो पुटिका आसंगांग कहलाती है, यानी उसे चिपके रहेगी पौधे से, और जनन नलिका का ज्यादातर जीव द्रव्य उसमें एकत्रित हो जाता है और फिर एक पट के द्वारा नलिका से विशेष रूप से वो हट जाती है। यानी कि समझिए इस चीज को, होगा क्या कि जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई रंध्र है। देखो भाई, जो पत्ती में रंध्र होते हैं
वो तो रंध्र स्टोमेटा बोले जाते हैं, लेकिन तने पर जो रंध्र होते हैं ना उन्हें लेंटिकल्स बोलते हैं या वात रंध्र। देखो लेंटिकल्स समझना, टेंटिकल्स मत बोल देना। अगर एल के साथ पहले टी और लगा देना, टी एल की जगह टी लगा दिया, तो वो जंतु विज्ञान में ना पौधा जो समुद्र वाले जंतु होते हैं जैसे कि स्टारफिश वगैरह हैं, उनके चारों तरफ जो कांटे से लगे होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं टेंटिकल्स। ठीक, कांटे जैसे जो होंगे वो नहीं है उसमें। तो लेंटिकल्स जो होते हैं उनके जरिए भी पैथोजन जा सकता है अंदर। तो मान लो एक कवक यहाँ आया, पहले तो ये यही करेगा, अपने चारों तरफ एक झिल्ली बनाएगा, बचाएगा खुद को। फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, एक नलिका बनाई, जनन नलिका बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जनन नलिका बनी, इस नलिका में भी क्या हुआ, इस नलिका का ऊपरी हिस्सा ऐसे फूल गया। या इसको इस सरफेस पे देख लो भले, ये पौधा है या ये पौधे में ये पत्ती है। ठीक है, यहाँ पर कोई बीजाणु आ गया। ठीक है, कवक का। इस बीजाणु ने क्या किया, ये ऐसे एक नलिका बनाई, इस नलिका का ये हिस्सा फूल गया और इसका पूरा जो द्रव्य है ना, जीव द्रव्य, उसमें चला गया और ये यहाँ से अलग हो गया। अब बीजाणु का तो मतलब खत्म। ये फिर जाकर के आगे कोशिकाओं के बीच में या कोशिकाओं को भेजते हुए अपना जाल बनाएगा। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष अंतर्वेदन। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष अंतर्वेदन। अप्रत्यक्ष अंतर्वेदन। और अगर सीधे ही पहुंच जाए और सीधे पहुंचने के बाद ऐसे अपना फैला दे, कवक जाल बना ले, तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष अंतर्वेदन। ये यहाँ से मान लो यहाँ से गया और जाकर के पहले इसकी नरम कर दिए क्यूटिकल जो थी और फिर फैलता चला गया, तो उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष अंतर्वेदन। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है पश्च अंतर्वेदन। पश्च अंतर्वेदन का मतलब है जब अंदर जाके प्रविष्ट हो जाएगा, तो प्रविष्ट होने के बाद क्या होगा, पर्याप्त पोषण की व्यवस्था देखेगा पहले तो, कि जिसके यहाँ पहुंच गया वहाँ खाने पीने का व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद समुचित विकास होने के बाद अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम्स हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो सब स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो पादप, परपोषी पादप जो है उसके शरीर में क्या होगा, अनेक प्रकार की कार्य की आकार की अनियमितताएं आ जाती है। यानी कि भाई देखो, जब कवक पहुंच गया उसके अंदर, अंदर जाकर के पहले तो खड़ा हुआ, पूर्व अंतर्वेदन, अंदर पहुंच गया, अंतर्वेदन, फैल गया, अब जाकर के क्या करेगा, ये यहाँ से केमिकल्स वगैरह रिलीज करेगा। वो केमिकल्स फायदेमंद तो है नहीं है, हानिकारक है। तो कवक के द्वारा स्रावित किए गए हानिकारक जो रसायन होते हैं उन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, इन टॉक्सिन्स की वजह से, इन रसायनों की वजह से इस पौधे में क्या होगा, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। भाई पौधे की या तो वृद्धि रुक जाएगी, या फिर पौधे की पत्तियों का रंग बदल जाएगा, या उसकी फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगी, या जाइलम या फ्लोएम कुछ ना कुछ डैमेज होगा और उस पर कोई ना कोई असर आएगा। वो क्या है, पश्च अंतर्वेदन, यानी कि अब इसमें इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्राणियों के द्वारा विषालु पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें जूटॉक्सिन कहते हैं, पौधों के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है फाइटोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक, और जीवाणुओं के द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं। आगे क्या है इसमें, पादप विषाणु जो है ना उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाएंगे, उसके बाद हम लक्षण पढ़ेंगे कवकों के द्वारा या पौधों के द्वारा। ठीक, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि पादपों के द्वारा कौन कौन से, पौधों या कवकों के द्वारा कौन कौन से विषैले पदार्थ छोड़े जाते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स के नाम है 1 2 3, बस 2 3 ही हैं। ठीक है, तो हम उनका नाम लिख देते हैं, पैथोटॉक्सिन, वाइवोटॉक्सिन एंड क्लोरोफिलेस। पैथोटॉक्सिन,
वाइवोटॉक्सिन, क्लोरोफिलेज। ठीक, क्लोरोफिलेज क्या करेगा, उसका नाम ही क्लोरोफिलेज है, तो वो क्लोरोफिल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। क्लोरोफिल डैमेज हुआ तो पत्ती में क्या आ जाएगी, हरिमाहीनता। हरिमाहीनता को क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। ठीक, तो उससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में कमी आएगी। लेकिन वाइवोटॉक्सिन का मतलब है आंशिक रूप से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर माइको इसमें कवकों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो माइकोटॉक्सिन कहेंगे या एफ्लोटॉक्सिन कहते हैं ना, इसके टाइप्स हैं ये। पौधे में अतिवृद्धि या अल्पवृद्धि या ऊतक क्षय या विरूपण, इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं। ठीक, वाइवोटॉक्सिन के फिर दो टाइप होते हैं, माइकोटॉक्सिन क्योंकि स्पेशली कवक के द्वारा स्रावित हो रहे हैं। ठीक है, माइकोटॉक्सिन या एफ्लोटॉक्सिन। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, चलो हिंदी में। ठीक, एफ्लोटॉक्सिन, तो एफ्लोटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन जो है वो दोनों ही क्या है, वाइवोटॉक्सिन बोले जाते हैं। यानी इससे पौधे में या तो वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, पौधा बहुत विशाल का है, बड़ा सा हो जाएगा, या फिर अल्प वृद्धि यानी पौधा ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा, छोटा सा रह जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगला क्या होता है, ऊतक क्षय। ऊतक क्षय का मतलब नेक्रोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ऊतक क्षय, यानी कि पौधे का जो ऊतक है, जो टिश्यू है, वो धीरे धीरे रप्चर हो जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये सारी स्थितियां देखने की मिलती है। उसके बाद अगला क्या है, सभी प्रकार के रोग संक्रमण की क्षमता प्रदर्शित हो तो उसे पैथोटॉक्सिन कहते हैं, बड़े भयानक होते हैं। पैथोटॉक्सिन किसी भी तरीके का कोई भी स्थिति देखने को मिल सकती है इनके द्वारा, यानी कि कवकों ने जब इन्हें श्रावित कर दिया तो हो सकता है पौधे की हरिमाहीनता आ जाए, या उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा या बहुत कम रह जाए, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, हो सकता है पौधे में कैंसर हो जाए, या प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता खत्म हो जाए। ठीक, कुल मिला के पौधों में जो लक्षण है, अब हम आगे पढ़ेंगे पादप रोगों के लक्षण कौन कौन से। पादप रोगों के लक्षण की बात करें तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, पहला होता है अतिवृद्धि, दूसरा होता है पिट्टी, जैसे अतिवृद्धि होगी मतलब पौधे में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, जैसे पौधे में कोशिका या जीवों में किसी में भी हो, जब कोशिका कोशिका विभाजन करती है तो उसको कोशिका विभाजन को रोकने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस या पीसीडी बोलते हैं, पीसीडी मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक, जिसमें या तो कोशिका की हत्या करवाई जाती है, ठीक, मशीनरी काम करती है। दूसरा, कोशिका को ज्यादा वृद्धि करने से रोकने के लिए चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब अब आगे अगर डीएनए डैमेज है तो कोशिका वृद्धि नहीं करेगी, या मेटाफेज आ गई तो नहीं करेगी, है ना। इस तरीके से अलग अलग वो सब आपको साइटोलॉजी में पढ़ना है, और ज्यादा डिटेल की चीज है नहीं वो फर्स्ट ईयर में। तो कुल मिला के जब पौधे की कोशिका अगर विभाजन को रोकने वाली, कोशिका विभाजन को रोकने वाली मशीनरी जब खराब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कोशिका विभाजन नहीं रुक पाएगा तो कोशिका लगातार विभाजित होती रहेगी, तो अति वृद्धि हो गई ना। वो वृद्धि होना अच्छी चीज है, अति तो किसी भी चीज के विकार है ना। तो कोशिका में क्या हो जाएगा, पहला लक्षण है ना, अतिवृद्धि। ठीक, जब अतिवृद्धि की बात करें तो कौन कौन सी वृद्धि होती है, पहला गॉल्स। गॉल का मतलब होता है कि पौधों के ऊपर ज्यादातर शाखीय भाग जो होते हैं, शाखीय मतलब जहां पर लकड़ी नहीं होती है, पौधे में जहां पर लकड़ी नहीं होती उसे शाखीय भाग कहते थे। ठीक है, जैसे पत्ती है, ठीक है, या ऐसा नया तना है जो अभी पूरा काष्ठीय नहीं हुआ है, तो वो शाखीय भाग बोला जाएगा। ठीक, तो वहां पर गोल गोल संरचनाएं बन जाती है, बड़ी बड़ी अनियमित आकार की, तो उसे गॉल्स कहते हैं, या ट्यूमर कहते हैं, या मस्सा कहते हैं, पिटिकाएं कहते हैं। ठीक है, कई बार गूलर का जो पेड़ होता है ना, या मक्के का जो होता है, उसमें भी कंड रोग जो है वो ऐसे ही उत्पन्न होता है कि उसके अंदर ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, गांठ बन जाती है। ठीक, दूसरा तो पहला क्या होगा, पिटिकाएं, गॉल्स बन जाए या पिटिकाएं बन जाए। दूसरा शोथ, गॉल्स मतलब होता है
ठीक है, ट्यूमर। ठीक, ट्यूमर के अलावा अगला क्या हो गया, शोथ। शोथ मतलब स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, फूलना। ठीक है, स्वेलिंग वर्ड होता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, सूजन आ गई। अब पौधे में कैसे सूजन आएगी, यानी कि कवक जब वृद्धि करने लगे तो कोई एक भाग जो है वो मुग्दर के आकार का हो जाएगा, क्लब रूप है ना, ऐसे मुग्दर के शेप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहलवानों का मुग्दर होता है ना जी, ठीक, इसको। ठीक, तो मुग्दर जब बन गया उसका, तो उसमें क्या होगा, फिर धीरे धीरे स्वेलिंग आएगी और वहां पे जड़ें बनने लग जाएंगी। अब जब पौधे में बनना था, वहां पे तना बननी थी, वहां पे पत्ती, वहां पे ऐसे मुग्दर जैसा बन गया, फिर उसमें से जड़ें निकल रही है, तो क्या होगा, पौधे की स्थिति तो खराब हो गई ना। जो हिस्सा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होना था वो कुछ और ही बना रहा है। ठीक, तो ये एक तरीके का रोग हो गया। अगला होता है कर्लिंग। कर्लिंग का मतलब होता है बेलन। कर्लिंग यानी पत्ती जो है वो सिकुड़ जाती है और मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है पत्ती ऐसे। ठीक, तो उसे बोलते हैं कर्लिंग या बेलन, वेलन की स्थिति। ठीक है, ज्यादातर आलू वगैरह में देखते हैं। पर्ण कुंचन भी बोलते हैं, पत्ती कुंचित हो गई मतलब छोटी हो गई या ऐठन आ गई उसमें। ठीक है, कर्ल हो गई हो, जैसे पपीते में कंचन, सॉरी, कुंचन रोग होता है। ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो है वो ऐसी चीज है। दूसरा कुर्चिसम। कुर्चिसम होता है विच इज ब्रूम। कुर्चिसम ये आपको बता चुकी। कुर्च मतलब क्या होता है, पूंछ। पूंछ मतलब ब्रश, कुर्च झाड़ू जैसा हो जाएगा। विच इज ब्रूम कहते हैं, विच इज मतलब चुड़ैल। ऐसे कभी बचपन में देखा होगा ना कार्टून अगर, तो क्या होता है, ऐसे झाड़ू होती थी, फिर उस पे एक लंबे से हैट वाली एक चुड़ैल हुआ करती थी, है ना, इस तरीके से। तो पौधे की भी स्थिति कुछ ऐसी दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, वो झाड़ू जैसी उसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक, वायरस की वजह से, माइकोप्लाज्मा वगैरह की वजह से हो जाता है ना। यानी पौधे में अति शाखन हो जाता है, लंबी लंबी पतली पतली कोमल कोमल बहुत सारी शाखाएं उठ जाती हैं, और शाखाओं का विन्यास थोड़ा क्षैतिज होता है ना। कुल मिलाकर के इस स्थिति को कूर्ची, झाड़ू या ब्रश या फिर कहते हैं प्रचुरोद भव। ठीक, तो पौधे जो है, जिस पौधे में विकास होना था फूल का, वहां फूल का विकास ना होकर के टहनियां ही टहनियां बन गई, तो जब पुष्प नहीं बनेगा तो फल कहाँ से बनेगा। ठीक, तो हो गया ना पौधा बर्बाद इस तरीके से, किसकी वजह से, माइकोप्लाज्मा, कवक, इन पैथोजेंस की वजह से। ठीक, दूसरा पादप अंगों का रूपांतरण हो जाता है। ये तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना कि पौधे में जो अंग जिस काम के लिए बनना था वो नहीं बनेंगे, जैसे पुमुंग, जायांग, दलपुंज, ये सब पत्तियों के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को फाइलोडी भी कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, फाइलोडी। ये ज्यादातर चंदन का पेड़ जो होता है ना, संदल, उसमें होता है। तो पादप अंगों का रूपांतरण या फाइलोडी कहते हैं। परिणाम, परिणाम का मतलब हो गया पत्ती का, मतलब पौधे का जो भाग फल में, फूल में, बाकियों में चेंज होना था उसमें उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, सब हरा हो गया। जैसे हरित बाली रोग बाजरे में होता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिलेट। ठीक है, तो परिणाम यानी कि पत्ती समान हो जाएगा, पर्ण सम। पौधे का पूरा भाग क्या हो गया, पत्ती के जैसा हो गया। ठीक है, अगला होता है विस्तारित या प्रसारित। प्रसारित पर्ण का मतलब क्या होता है, रोगग्रस्त पौधों में तने और शाखाओं में पर्व के समान पौधों की तुलना में ज्यादा लंबे हो जाते हैं, अतिवृद्धि हो जाती है। ठीक, जैसे इसके लिए आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वैसे तो नहीं, तो मैं आप सुना देती हूँ आपको कि एक नाम सुना होगा आपने, पौधों में बहुत सारे हार्मोन होते हैं ना, उन्हें पौधों को क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, स्पेशल टाइप के केमिकल, जो अगर नहीं होंगे तो फिर उस पौधे में बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न हो जाएगा उसकी अनुपस्थिति में। ठीक है, या वो विकास नहीं हो पाएगा, वो क्रिया जो हार्मोन के द्वारा होनी थी वो नहीं हो पाएगी, जैसे कि जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब नाम सुने होंगे आपने। तो जिब्रेलिन की कहानी क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक ऐसा
कवक होता है जो एक बार एक किसान के यहाँ पौधों के अंदर मिल गया, पेड़ के अंदर। मतलब वो रात को अच्छी खासी खेती देख के सोया और सुबह उठ करके उसने देखा कि भाई एक कुछ पौधे जो है ना वो जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए, बहुत ज्यादा लंबे लंबे पौधे, अतिवृद्धि हो गई। तो अतिवृद्धि हो गई तो उसने उन पौधों को नाम दे दिया बकाने। बकाने मतलब होता है जापान में बकाने मतलब होता है पागल, मूर्ख, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो बकाने वाली स्थिति हो गई, ये पौधे तो सब पगला गए हमारे, जो इतने लंबे लंबे हुए बेवजह। बेवजह तो कोई काम होता नहीं है। तो उन्होंने साइंटिस्ट से बात की, तो एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि इसमें फंगस लग गई है, इस पौधे में कवकों का प्रकोप हो गया है और उन कवकों ने ऐसा रसायन स्रावित किया है कि इस पौधे में अतिवृद्धि हो गई है। तो उस कवक का नाम दिया गया जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसमें से निकाला गया। इसलिए जो रसायन स्रावित हुआ वो जिन जिन पौधों पे छिड़का गया वो पौधे लंबे हुए। फिर बाद में और पौधों में ढूंढा गया तो पता चला कि पौधों में ये प्राकृतिक रूप से पहले से ही बनता आ रहा है, ठीक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई तो स्पेशली बना रहा था तो पता चल गया, नोटिस हुई वो चीज। होता तो नेचर में सब कुछ है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो, बस ढूंढना पड़ता है कब कहाँ कौन क्या कैसी चीज मिल जाए, ठीक। तो आगे क्या आता है, जिब्रेलिन, इसलिए उसका नाम लिखा गया क्योंकि वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से निकाला गया था, ठीक। अब आगे आता है कि जिब्रेला के द्वारा जो उत्पन्न एस्कोमाइसिटीज का सदस्य होता है, ठीक है, जिब्रेला जो धान के पौधों में रोग उत्पन्न कर देता है, तो उससे क्या हो जाएगा, अतिवृद्धि। क्या हो गया, अतिवृद्धि हो गई, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गए, पौधों के रोगों के लक्षण देखने को मिल गए। उसके बाद अगला आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है ऊतक क्षय। पौधे में किसी विशेष ऊतक का क्षय होता है ना, तो उसके भी कई प्रकार से ऊतक क्षय होता है। विलगन, विलगन का मतलब है जहां पर कवक इन्फेक्शन कर रहा है वहीं पर पौधे के कुछ भाग जो है वो रोगग्रस्त होने की वजह से धीरे धीरे उनकी कोशिकाएं गल जाती हैं, सूज जाएंगी पहले और फिर गलने लग जाएंगी। जैसे पत्ती टूट जाती है या स्टेम रॉट, यानी कि क्या हुआ, अच्छा खासा पौधा था और उसकी बाली लगी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, मान लो यहाँ इस हिस्से में कवक ने प्रकोप लगा दिया, संक्रमण कर दिया, तो कवक ने इसको घेर दिया और घेरने के बाद ये यहीं से गल गया अंदर से। गलने के बाद क्या होगा, अब इसका वजन ये तो झेल नहीं पाएगा, तो विलगन हो गया, ये टूट के झड़ के गिर गया, ठीक। तो वो क्या हो गया, ऊतक क्षय, विलगन रोग। दूसरा क्या होता है, कई बार धारियां आ जाती हैं पत्ती के ऊपर, जब पीली नीली लाल किसी भी दूसरे रंग की धारियां आने लग जाएंगी, है ना, तो फिर उस स्थिति में रेखाएं जैसी दिखाई देंगी, तो क्या होगा, उन धारियों की वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, पत्तियों में भी तो वलकुट होता है, पत्तियों के वलकुट को क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक, ठीक। तो वो जो पर्ण मध्योतक है वो भी गल जाता है कई बार, ठीक है, तो पत्ती कटी फटी हो जाएगी। दूसरी चीज, धब्बे, पत्ती के ऊपर अलग अलग, बहुत अलग अलग तरीके के धब्बे से ऐसे पड़ गए, जहां जहां धब्बे होंगे वहां वहां छेद हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगला आता है अंगमारी। अंगमारी मतलब होता है ब्लाइट, ये जरूरी है। ब्लाइट का मतलब होता है अंगमारी रोग। अंगमारी है, इसको कहते हैं ब्लाइट, ठीक है। ज्यादातर ये उनमें आलू वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक। तो अंगमारी जो रोग है उसमें क्या है कि पुष्पक्रम, यानी कि सभी पौधे में पुष्प के लगने का क्रम पुष्पक्रम बोला जाता है, ठीक है। अगर वो पुष्पक्रम क्या हो, या पत्ती या तना, इन सब का शीघ्र ही मृत्यु हो जाए और पौधे के अंग ऐसे नए जैसे झुलस गए हैं, तो अंगमारी को झुलसा रोग भी कह देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जल गए, जला दिए गए हो, ठीक, काले पड़ करके, तो उसे बोलेंगे ब्लाइट, ठीक। पौधे का पूरा भाग काला या भूरा होकर के नष्ट हो जाता है। दूसरा डायबैक। डायबैक मतलब होता है शीर्षारंभीय क्षय। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले पौधे के शीर्ष भागों की मृत्यु होती है और रोगग्रस्त भाग के निचले भाग धीरे 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 खत्म होते हैं, जैसे नींबू में होता है,
ठीक है। नींबू का ऊपरी हिस्सा पौधे का, जैसे पौधा है, तना है, तो तने का ऊपरी वाला हिस्सा पहले खत्म होगा, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ पौधे में संक्रमण फैलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षारंभीय क्षय। ठीक। शीर्षारंभीय क्षय के बाद अगला आता है पामा या स्कैब। ये जरूरी याद रखने वाली चीज है। स्कैब का मतलब है कि जो पौधा है ना, जिसके ऊपर या पौधे या फल, ज्यादातर फलों पर लगता है ये रोग, एप्पल में लगता है स्कैब। ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, एप्पल बन गया। ठीक। एप्पल में क्या होता है? ऐसे काले काले भूरे भूरे ऐसे धब्बे लग जाते हैं। ठीक। ये जो धब्बे लगे, इसी को क्या बोलते हैं? स्कैब, एप्पल स्कैब बोला जाता है। ठीक। दूसरा कई बार होता है स्कैब के अलावा इसको बोलते हैं अपन पामा। ठीक है। खुरदरी पपड़ी जैसी जम जाती है, काला काला हो जाता है वो हिस्सा, अंदर की तरफ देखोगे तो गला हुआ मिलेगा। ठीक। फिर अगला आता है कैंकर। कैंकर मतलब सॉरी, कैंकर कहिए या नासूर कहिए। ठीक। नासूर का मतलब क्या होता है? वो रोग जिसे जितना ठीक करने की कोशिश की जाए वो उतना बढ़ता जाता है, उसे नासूर कहते हैं ना, ये घाव बड़े नासूर हो गए। नासूर मतलब घाव को कितना ही ठीक करो, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। ठीक। तो उसे नासूर या कैंकर कहते हैं। अगला आता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब है पौधे के आधारीय भाग या भूमि की सतह वाले हिस्से के पास जब रोगजनक का, यानी कि रोगजनक या कवक उसके बीजांकुरित होते हैं, बीज जो है अंकुरित होने लग जाते हैं, तो वो भाग कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा उसको झेल नहीं पाएगा, जैसे टमाटर में होता है। ठीक। तो उसे कहते हैं आर्द्र गलन। अगला क्या हो गया? कैंकर। उसके बाद हो गया आर्द्र गलन। आर्द्र गलन का मतलब ये पौधा है, ये जमीन हो गई, ये जिसमें रूट्स हो गई, मतलब जड़ें हो गई, ये पौधा है। यहाँ यहाँ गलेगा तो क्या होगा? पूरा पौधा, ये जड़ें इसको अटैच ही नहीं रह पाई तो गिर गई, तो गिर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? पूरा पौधा जब जड़ों से कोई सहायता नहीं ले पा रहा है, जड़ें उसको झेल नहीं पा रही हैं, तो वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगला आता है मिल्टिंग। मिल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। ठीक है। तो अब आप रिजॉइन कर लीजिए, उसके बाद बात करें।